हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ दोस्तों बढ़िया होगे। आज की वीडियो में दोस्तों आपको यूपीएसआई से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो आर्टिकल 150 आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेंगे, इससे बाहर यूपीएसआई में नहीं जाने वाला है, क्योंकि उस बार यानी कि 2017 में जो क्वेश्चन आए हुए थे यूपीएसआई में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन वो इसी में रखे गए हैं। और जो आएंगे क्वेश्चन आगे चलकर यानी कि 2020 में जो आने वाले पद 9000 प्लस हैं उनमें से आपको फ़ायदा मिलेगा यानी लाभ होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉपी में यानी नोट कर लेना है और लर्न कर लेना है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको सभी आर्टिकल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको रटने की ज़रूरत है, वो जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, हमेशा आएंगे। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल एग्ज़ाम अकॉर्डिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। आपको बता देते हैं कि हमारे इस चैनल एग्जाम अकॉर्डिंग में आपको पॉलिटी से संबंधित यानी कि जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं जो आगे चलकर यानी कि 9000 प्लस पदों की जो भर्ती होनी है 2020 में, उनमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन दबा देना है। तो आपका नंबर 1 पहली बात बता दूं कि इसमें रीजनिंग मिलेगी। इस एग्ज़ाम अकॉर्डिंग में रीजनिंग का पूरा सिलेबस मिलेगा। रीजनिंग की जो बुक आती है पियर्सन प्रकाशन की, जो यूपीएसआई एग्ज़ाम अकॉर्डिंग बुक है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम अकॉर्डिंग बुक है, वो उसका सल्यूशन इस चैनल में एग्ज़ाम अकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन साथ में ज़रूर दबा लेना है। और आपको दोस्तों पॉलिटी तो मिलेगी, जीएस का पूरा पोर्शन आपको मिलेगा। जीएस का यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और अर्थशास्त्र आपको भी मिलेगा। ये आपको सभी जीएस का पोर्शन मिलेगा, रीजनिंग का पोर्शन मिलेगा और मैथ का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा यूपीएसआई रिलेटेड। और जो अदर एग्ज़ाम आपके होते हैं जिसमें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीएस वगैरह जो पूछे जाते हैं, उनका सिलेबस पूरा हमारा यहाँ पर किया जाएगा। अगर आपने इन सभी वीडियो को देख लिया तो यूपीएसआई में 100% मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं वीडियो से आने वाले क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए दोस्तों, पहला अनुच्छेद आपका दिया गया है कि अनुच्छेद 1 दिया गया कह रहा है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि इसका मतलब है कि अनुच्छेद 1 में कह रहा है कि संघ का नाम, यानी संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। देखिए जो भारत अर्थात इंडिया ये संघ का नाम है। अब संघ किसे कहते हैं, देखो जो भारत है वो एक देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का समूह है। समूह को संघ कहा गया है और संघ का एक नाम दे दिया गया है जो भारत अर्थात इंडिया है। भारत अर्थात इंडिया उसका संघ का नाम है और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें कितने राज्य हैं, उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। अब क्वेश्चन यूपीएसआई में आएगा कि संघ का नाम, उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो नए राज्य बनाए जाते हैं, जैसे भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाते हैं। जैसे भाषा के आधार पर सन 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य आपका बना है दोस्तों, वो राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना है 1953 में। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो सन 1953 में हुआ था। 1953 में इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। तो इसी प्रकार ये है कि जो इसमें भाषाई आधार पर या अन्य किसी के आधार पर जो नए राज्य बनाए जाते हैं या नए राज्यों का प्रवेश स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 3 कह रहा है, अनुच्छेद 3 उस बार 2017 में क्वेश्चन ये आया था। 2017 में इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको कॉपी में नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट का निशान बना लेना है, चिन्ह बना लेना है। अनुच्छेद 3 में दिया गया नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए जो नए राज्य होते हैं उनका निर्माण करना,
ठीक है। और वर्तमान क्षेत्रों के जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों में सीमाओं या नाम में परिवर्तन, जैसे नाम में परिवर्तन, नाम में क्या परिवर्तन, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 के पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसका नाम बदल कर रखा गया उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। तो उसी प्रकार ये नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन और उसके क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण, ये अनुच्छेद 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काम किसका है? देखिए ये जो काम है वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना, ये सब संसद के पास काम है। ये जो काम होगा वो संसद के पास होगा, संसद के पास। अब देखिए संसद की बात आ गई तो संसद की बात कर लेते हैं। अब बताइए कि संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में रखा गया है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन, संसद का गठन कहता है। अनुच्छेद 79 याद कर लेना कि अनुच्छेद 79 जो है वो संसद के गठन के बारे में हमको बताता है। पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 79 में हमें संसद का गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई, यानी राज्यसभा होगी, राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई, लोकसभा की संरचना। देखिए ये वीडियो है सिर्फ एक तरह से उन्हीं अनुच्छेदों को नहीं लिया गया है, इसमें अलग से भी अनुच्छेद आपको बताए जाएंगे, अलग से भी अनुच्छेद आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले अनुच्छेद में। अगला अनुच्छेद देखिए दोस्तों हमारा दिया गया है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में दिया गया संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। देखिए जो नागरिकता का अधिकार जो दोस्तों हमको दिया गया है, नागरिकता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, वो नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 तक हमको दिया गया है। जो अनुच्छेद 5 में कहता है वो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को वर्णित करता है। आपको यह लर्न कर लेना है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, अब अनुच्छेद देखिए 14। अनुच्छेद 14 जो दिया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में वर्णन करता है। देखिए विधि के समक्ष समानता, जो विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और विधियों का समान संरक्षण है जो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, यानी कि इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ना कोई बड़ा होगा ना कोई नीचा होगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। समाज में यानी कि जो समाज है उस समाज में सभी लोग समान, कानून के समान होंगे। कानून की नज़र में ना कोई बड़ा होगा ना कोई अमीर ना कोई गरीब होगा, कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे, यह अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या आपको दिया गया है? अगला दिया गया अनुच्छेद 15 दोस्तों आपको दिया गया है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। देखिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 15 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित और अनुच्छेद 14 भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपके जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। धर्म, मूल, वंश, देखिए धर्म क्या होता है? मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन पांच चीज़ों पर, यानी 5 जो आपको ये दिए गए हैं, इन 5 के आधार पर आपको विभेद नहीं किया जाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं होगा कि कोई समाज है, आप वहाँ पर बैठे हैं, अगर आप मान लीजिए कि अगर हिंदू समाज वहाँ पर है और आप एक तरीके से मुस्लिम समाज से हैं, तो आपको धर्म के नाम पर बहिष्कार कर दिया जाए उस समाज से, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज होती है वो समान धर्मों को एक तरीके से सम्मान देती है। ठीक है, मूल, वंश, जाति, ऐसा नहीं होगा कि आप ऊंची जात के हैं या नीची जात के हैं तो आपको समाज में सम्मान नहीं दिया जाएगा। लिंग, ऐसा नहीं होगा कि आप स्त्री हैं तो पुरुषों के समाज में आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा। जन्म स्थान, ऐसा नहीं कि आपका कहीं भी जन्म हो या कहीं भी जन्म हो आपको इस समाज में समानता से या समान नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, ये गलत है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा आपके साथ कुछ होता है तो आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के माध्यम से। कहाँ पर? देखिए अनुच्छेद 32 आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकते हैं
एक याचिका दायर कर सकते हैं, कोई भी रिट जारी करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकते हैं कि सर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो वो पीड़ित व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 दिया है। यदि आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है तो आपको हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226 का प्रयोग करना पड़ेगा। 226 का प्रयोग, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 226 के माध्यम से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बाद में जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उसके लिए आपको अनुच्छेद 32 के माध्यम से ज़रूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखिए सुनिए, अनुच्छेद जो 32 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। क्यों कहा है? कि ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी ले सकता है। कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों को बचा सकता है। केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और इसीलिए इन्हें आत्मा और हृदय कहा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ये मौलिक अधिकार एक न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय में इनका प्रवर्तन किया जा सकता है। ये प्रवर्तनीय है न्यायालय में। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित हैं, यानी कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो अगला देखिए, आपको अगला अनुच्छेद क्या दिया गया है। अगला अनुच्छेद आपको दिया गया अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। ये क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता क्या है? देखिए आप समझिए, जो लोक नियोजन होता है, यानी कि जैसे आप व्यक्ति हैं, आपको एक नौकरी चाहिए, तो नौकरी में क्या होता है कि समान नज़रिए से सभी लोगों को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को बड़ा किसी को नीचा देखा जाए। जो नौकरी आदि लोक नियोजन आदि में अवसर की समानता है, वो नौकरी पाने में सभी लोगों को समान भ्रातृत्व से देखा जाएगा। ठीक है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, आपको अवसर भी मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 दिया गया। अनुच्छेद 17 दिया गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या है? यूपीएसआई, देखिए यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएसआई 2017 में। अस्पृश्यता का अंत क्या है? अस्पृश्यता का अंत ये है कि छुआछूत का अंत किया गया है। छुआछूत का अंत क्या है? छुआछूत क्या है? छूत ये है कि जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो उच्च समाज में नहीं बैठ सकते। लेकिन अब ऐसा कानून हटा दिया गया है, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के माध्यम से हटा दिया गया है कि समाज में सभी लोग समान होंगे। समाज में सभी लोग समान होंगे, ना कोई बड़ा, कोई ना छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। यानी अस्पृश्यता का अंत। अगर आप अस्पृश्यता का अंत को समाप्त नहीं करते, मतलब आप किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को छुआछूत के नज़रिए से देखते हैं, समाज से उसे अलग करते हैं, तो आप दंडित होंगे। भारतीय संविधान के हिसाब से आपको दंड मिलेगा और आपसे जुर्माना भी लगेगा। अब देखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या दिया? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियों का अंत ये है, जैसे आपने नाम सुना होगा कि राजा राम मोहन राय को उपाधि एक मिली थी, वो राजा की उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी। तो राजा की उपाधि पहले चलती थी, बहादुर की उपाधि चलती थी। कई उपाधियाँ ऐसी थीं जो उपाधि दी जाती थी वो लोग अपने नाम के आगे उपाधि लगा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के कानून में, आज के भारतीय संविधान के कानून के हिसाब से आपको किसी भी तरह की अगर उपाधि दी जाती है, पहली बात आप उपाधि लेंगे नहीं, या किसी विदेश से आपको उपाधि दी जा रही है तो आप राष्ट्रपति की सलाह पहले लेंगे। राष्ट्रपति की सलाह लेंगे तब उपाधि लेंगे। और अगर उपाधि आपने ले लिए तो उसके नाम के पहले आप उपाधि नहीं लगा सकते। अब यदि आपका मन में सवाल उठता होगा कि एक भारत रत्न है, वो भी तो उपाधि है, आप ये कहते होंगे। देखिए दोस्तों, जो भारत रत्न है वो उपाधि नहीं है, वो आपके गुणों को देखकर एक सम्मान दिया जाता है। आपकी बहादुरी को देखकर, आपके गुणों को देखकर एक
सम्मान दिया जाता है, जो भारत रत्न होता है, वो कोई किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। अगर आप अपने नाम के पहले भारत रत्न लगाते हैं, सपोज दैट, जैसे कि मेरा नाम है शिवम द्विवेदी, शिवम नाम है, शिवम, अगर मैं लगा लूँ अपने नाम के पहले भारत रत्न शिवम द्विवेदी, तो ये गलत है। ये जो पुरस्कार हमको दिया गया है भारत रत्न, ये भारत सरकार के द्वारा छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये मैं उपाधि लगा रहा हूँ, मैं बड़ा बन रहा हूँ, इसलिए ये हटाया गया है कि कोई बड़ा नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई भिखारी नहीं, यानी समाज में सभी लोग समान हैं। अगला देखिए, अगला क्या दिया गया, अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 दिया गया वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? आप कहीं भी किसी भी समय भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के आधार पर आपको एक आज़ादी मिली है, यानी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, बोलने का अधिकार है कि आप बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में एक प्रेस की स्वतंत्रता और जुड़ी है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में ही वर्णन किया गया है इसका। अब देखिए अगला दिया है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो आपने अपराध की है उसके दोष सिद्ध कर सकते हैं आपको दोष पूछने का अधिकार है कि मेरा क्या दोष है। जैसे आपको किसी पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, बिना किसी बात को बताए हुए आपको पुलिस ने पकड़ लिया। अब आपका यह अधिकार दिया गया है कि आप उस पुलिस वाले से पूछ सकते हैं कि सर मेरा क्या दोष है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो कहेगा नहीं, तो आप उसे बता सकते हैं कि यह मेरा सर अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के माध्यम से, क्योंकि हमको एक अधिकार दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 21 में दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह भारतीय संविधान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीवन की रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ उसे भी आपको नोट बना करके कॉपी में अपने लिख लेना है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। अब अगला देखिए, अगला आपको दिया गया है अनुच्छेद 21 का। देखिए अनुच्छेद 21 का है जो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है वो निःशुल्क पा सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको फीस नहीं भरनी होगी, निःशुल्क शिक्षा। ये राज्य का कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 45 के माध्यम से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के माध्यम से राज्य का कर्तव्य भी बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व में भी ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य कराएगा। यह राज्य का कर्तव्य है। तो यह आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अनुच्छेद 22 में दिया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट ए भी क्वेश्चन है। कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि जिस प्रकार ये अनुच्छेद 20 आपको बताता है, इसी प्रकार अनुच्छेद 22 आपको भी यही कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से आपको संरक्षण है। गिरफ्तार आप जैसे कर लिए गए हैं तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको ये अधिकार देता है अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 23 देखिए। अनुच्छेद 23 आपका क्या दिया गया है? मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम का निषेध, यानी कि बंधुआ मजदूरी जिसे आप बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, यानी कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 ये कहता है कि जैसे आप हैं और मैं हैं, आपने हमसे 5,000 रुपये एक तरीके से उधार लिए, तो मैं ज़बरदस्ती आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप 5,000 रुपये ना देकर मेरे यहाँ पर काम करिए। ये गलत होगा। यही शब्द जो बालाश्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी है, इसे प्रतिषेध किया गया, यानी हटा दिया गया है।
ये गलत है। ये 5,000 रुपयों के पीछे आप किसी से ज़बरदस्ती अपने घर में काम नहीं करवा सकते हैं, ये गलत है। मानव दुर्व्यवहार होगा उसका। बालाश्रम से निषेध इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 30 के माध्यम से किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 24 आपका क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष के कम बालकों को कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध है। यानी कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, यदि आप उन्हें कारखाने, होटल या अस्पताल जैसे कई जगहों पर अगर उन्हें काम पर लगाते हैं तो आप दंडिक रूप से देखे जाएंगे, आप अपराधी हैं। क्योंकि 6 से 14 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को ये काम नहीं करवाना चाहिए, गलत है। और इसके लिए आपको दंड भी मिलेगा अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध हो गया है अनुच्छेद 24 के माध्यम से, तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है। अब अगला देखिए अनुच्छेद आपका 25 दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक लेकर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28, यानी अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। जिस प्रकार शिवाजी ने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, वही है ये कि अपने धर्म को मानने और धर्म का प्रचार करने का आपको अधिकार दिया गया। आप किसी भी समुदाय या धर्म से हैं तो उसे मानने और उसका प्रचार करने का आपको अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये देता है। अब देखिए अगला अनुच्छेद दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यह क्या है कि जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं, देखिए अल्पसंख्यक जो शब्द है ये भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया गया है। अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आप लोग कहोगे कि अल्पसंख्यक क्या होता है। देखिए अल्पसंख्यक वह होता है जिनकी संख्या कम होती है, जो कम होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि भारत में ईसाई लोग हैं कि उनकी जनसंख्या कम है। जैसे उनकी जनसंख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय में आ जाते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में आ जाते हैं। कोई भी अगर आप जाति मान लीजिए, कोई भी धर्म में मान लीजिए, अगर वो कम हैं तो वो अल्पसंख्यक, अल्प मीन्स कम, संख्यक यानी उनकी संख्या कम, तो अल्पसंख्यक वर्ग में आ जाते हैं। अब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या है। देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनको अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। कि वह इनको अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा को और लिपि को और अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। ये उन्हें अधिकार मिला है, उन्हें बनाए रखने के लिए उन्हें यह अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 30 देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपने पसंद की शिक्षण संस्थान खोलने एवं उसका प्रशासन चलाने का अधिकार। आप समझ गए होंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनको अपने पसंद की शिक्षण संस्थान खोलने, यानी कि शिक्षा का संस्थान, कोई भी कॉलेज यानी शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है और उसका प्रशासन भी चलाने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद दिया गया है। चलते हैं अगले अनुच्छेद में। कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 32, देखिए वहीं पर आ गए आप। अनुच्छेद 32 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के माध्यम से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है तो। अनुच्छेद 39 देखिए, अनुच्छेद 39 में दिया गया है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में कहा गया है, अनुच्छेद 39 का है, देखिए यहाँ पर ये देखिए कि का है, अनुच्छेद 39 का है ये, ठीक है। अनुच्छेद 39 का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 39 का दिया गया समान न्याय, यानी कि समान न्याय। समान न्याय क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो विधिक यानी कानूनी सहायता है जो वो आपको निःशुल्क मिलेगी,
कोई भी पैसा या कर या टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको निःशुल्क विधिक यानी निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय आपको मिलेगा। आर्थिक राजनीतिक जैसे न्याय आपको समान मिलेंगे। ठीक है, आर्थिक राजनीतिक न्याय आपको समान मिलेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के अनुच्छेद जो 40 है, ये गांधीवादी युग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के बारे में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। ग्राम पंचायतों के संबंध में उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो गांधी युग से जुड़ा हुआ है। ये गांधी युग से अनुच्छेद 40 जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आपको यहाँ पर अधिकार दिया गया है लोक सहायता, ठीक है, और कुछ दशाओं में शिक्षा का अधिकार है और कुछ दशाओं में काम का भी अधिकार है। काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का आपको इन तीनों चीज़ों का अधिकार है। आपको इन अगर आपके पास ये नहीं शिक्षा, आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 के माध्यम से। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला दिया गया है अनुच्छेद 44। देखिए, अनुच्छेद 44 में आपको दिया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यानी आर्टिकल है ये। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 देखिए, अनुच्छेद 45 में दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए बाल्यावस्था की देखभाल, जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दिलाने का अधिकार राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य का अनुच्छेद 45 में कर्तव्य हम आपको पहले बता चुका हूँ मैं। देखिए, अनुच्छेद 48 का की एक खास बात बता देते हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अनुच्छेद 48 ये है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया था। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 48 का भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। देखिए इसमें क्या लिखा है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी कि आप राज्य का ये एक कर्तव्य भी बताया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 देखिए, अनुच्छेद 50 में आपको क्या दिया गया। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ हैं तो सभी इंपॉर्टेंट। जो 9000 प्लस पद वैकेंसी आ रही है उसके लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। आपको इन्हें रट लेना है, आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिख कर 2-3 बार लिख कर इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट जो आपके अनुच्छेद हैं वो आते रहते हैं। और इसी मैं वादा करता हूँ कि इसी में से आपको 2 से 3 आर्टिकल मिलेंगे। 2 से 3 का मतलब आप समझते हैं? 3 का मतलब आप समझते हैं? 3 गुणा 2.5 कर दीजिए आप, 3 गुणा 2.5 कर दीजिए, आपका निकल आएगा कितने नंबर का आपका आता है। तो आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है। यूपीएसआई 2017 में जिस प्रकार लेवल आया था और यूपीएसआई 2020 में जिस प्रकार लेवल आएगा उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। आपको यूपीएसआई 2017 का प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना है। अगर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से, एक भी क्वेश्चन यानी कि एक भी अनुच्छेद इस वीडियो से बाहर चला जाए तो हमसे कहना, कमेंट में करके बता देना कि सर यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं आया था। यूपीएसआई 2017 में देख लीजिए पेपर, वही पूरा रखा है पेपर, समझे। और जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी रख दिए इसमें आपको, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं अगला दिया है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अभिवृद्धि के संबंध में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यही अनुच्छेद 51 आपसे उस बार 2017 में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 51 का भी यह यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए अनुच्छेद आपका अगला क्या दिया है।
अनुच्छेद अगला आपका दिया गया है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति होगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। भारत के राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 52 में है, ये आपको कर देना है। अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी? एकल हस्तांतरणीय निर्वाचन के आधार पर, आनुपातिक सिस्टम के आधार पर होती है, तो यही है उसमें अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या है। ठीक। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में दिया राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। आपकी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यही सब उसमें चाहिए। और देखिए अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है और प्रतिज्ञा करता है, वो अनुच्छेद 60 में उसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए जो अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग है, इसे आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना है। महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगाया जाता है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। ये अगली वीडियो आप महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित एक अगली वीडियो आपको मिलेगी। कहाँ से ये प्रक्रिया ली गई है, किस प्रकार लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है महाभियोग की प्रक्रिया और कब लगाई जाती है, ये आपको सभी 5 सवालों के जवाब एक वीडियो में आपको महाभियोग से संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 66 में देखिए, अनुच्छेद 66 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन दिया गया है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 दिया। ठीक है। अनुच्छेद 72 दिया राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड को रोक सकता है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास परिहार, निलंबन, प्रतिहार, लघुकरण की जैसी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। इन सभी को एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा, उसे आप देखना। ठीक है। अनुच्छेद 74 में देखिए, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को एक सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी। मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देगी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। देखिए जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति जो करी जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 76 देखिए, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी दिया गया है। देखिए भारत का महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी ये भारत का एक विधि संबंधी ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कानून संबंधी ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी होता है, ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। ये उच्चतम न्यायालय में भी बैठ सकता है, उच्चतम न्यायालय कार्रवाइयों में भी भाग ले सकता है, लेकिन मत अपना नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 79 देखिए, अनुच्छेद 79 मैं आपको बता चुका हूँ संसद के प्रावधान, संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 81 भी बताया, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना मैं आपको बता चुका हूँ। अब राज्यसभा और लोकसभा से एक अलग वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें से जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि 2017 में आए हुए थे, जो यूपी पीसीएस मेंस प्री में क्वेश्चन आए हुए, जो बीपीएससी मेंस प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं, वे सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो आपकी पोल्टी में 15 में से मैं बता रहा हूँ कि 15 ही मिलेंगे आपको पोल्टी में से। हमारे इस चैनल में एग्जाम अकॉर्डिंग में पोल्टी से संबंधित सभी क्वेश्चनों को डाल दिया जाएगा, और अगर आपने सभी वीडियो को देख लिया तो एक भी क्वेश्चन यूपीएससी में बाहर नहीं जाने वाला, गारंटी हमारी 100% है। देखिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। देखिए राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति कर देता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक उच्च सदन है, जबकि लोकसभा एक निम्न सदन है। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी संसद के आप सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए अर्हता क्या क्या आपको जरूरत पड़ेंगे। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र के 17 अवसान और विघटन, संसद के सत्र 17 अवसान विघटन। देखिए अनुच्छेद 85 आपको याद कैसे करना है। अनुच्छेद 85 8 + 5, 8 5 13, यानी कि 3 आ रहा है लास्ट में, तो 3 चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी, सत्र, 17 अवसान और विघटन, ऐसे आपको याद कर लेना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपको दिया गया है अनुच्छेद 100। देखिए अनुच्छेद आपको 100 दिया गया है। अनुच्छेद 100 में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग मत बराबर होने पर करेंगे। जो अनुच्छेद 100 है वो उसमें निर्णायक मत दिया गया है। देखिए निर्णायक मत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निर्णायक मत, अब दोस्तों निर्णायक मत क्या होता है। निर्णायक मत वो मत होता है जैसे कि कोई भी विधेयक पास होता है या कोई भी बिल पास किया जाता है, कोई भी विधेयक पास होता है जब उसमें बराबर मत डल जाते हैं। जब उसमें बराबर मत डल जाते हैं तो उस विधेयक को पास करने के लिए एक निर्णायक मत दिया जाता है, जो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगर जिस तरफ निर्णायक मत दे दिया जाएगा उसी की विजयी होती है, यानी उस विधेयक को पास किया जाता है। ये होता है निर्णायक मत का सिस्टम। अगला देखिए, अब देखिए अगला क्या दिया गया है। 108 में दिया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए संयुक्त बैठक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। जैसे दोनों सदन की जो संयुक्त बैठकें होती हैं वो इसमें बताया गया। अब तक टोटल 3 संयुक्त बैठक हो चुकी है। 2018 में जीएसटी में संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है, संयुक्त बैठक। अब देखिए अगला अनुच्छेद 109 दिया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई। देखिए धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई। अनुच्छेद 111 में कहा गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेना, इसमें ये बताया गया। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त विधेयक इसमें बताया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण या वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 17 में देखिए, अनुच्छेद 17 कहता है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 122 में कहा गया न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जाँच न किया जाना। कोई भी न्यायालयों द्वारा जो संसद की कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी जाँच न किया जाना। अब अगला देखिए, अगला आपको दिया गया है, अगला दिया अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्यादेश जारी विश्रांत काल के समय जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन। ठीक है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन के प्रावधान में बताता है। अनुच्छेद 129 देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। अनुच्छेद 137 कहता है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अब पुनर्विलोकन क्या है, देखिए पुनर्विलोकन वो शब्द होता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पुनर्विलोकन की शक्ति यानी उच्चतम न्यायालय को अपने जैसे उच्चतम न्यायालय ने कोई भी मामले में अपना निर्णय दे दिया है उसे बदलने का भी अधिकार है उच्चतम न्यायालय को, तो वो पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है, ठीक। अगला देखिए, अनुच्छेद 143 दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी होगा। जो लेखा परीक्षक का एक अध्यक्ष होगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अनुच्छेद 155 देखिए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति क्या गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 155 के माध्यम से। अनुच्छेद 161 देखिए, अनुच्छेद 161 कहा गया है कि क्षमा आदि कुछ दशाओं में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जो अनुच्छेद 72 में आपको राष्ट्रपति की पढ़ी थी, अब अनुच्छेद 61 में आपको इसकी पढ़नी होगी, इसकी राज्यपाल की, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है अगला, अब देखिए अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 आपका क्या दिया गया है। अनुच्छेद से 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साजन या सृजन। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। वहीं पर राष्ट्रपति की शक्ति देखिए अनुच्छेद 85 में आपने पढ़ी थी। ठीक है, अनुच्छेद 200 देखिए, अनुच्छेद 200 में कहा गया कि राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, यानी कि राज्यपाल को यह अधिकार यहाँ पर दिया गया है कि वह किसी भी विधेयक को रोक लेना या उस पर अनुमति ना देना या राष्ट्रपति की विचारार्थ रखना, यह राज्यपाल का यहाँ पर अधिकार है। अनुच्छेद 201 में देखिए विचार के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 213 में देखिए, अनुच्छेद 123 में आपने राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति पढ़ी थी। अब देखिए अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांत काल के समय राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में है, उसका उल्टा 213 में इसकी शक्ति है, यानी राज्यपाल की। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना। देखिए अनुच्छेद 124 में आपने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, अनुच्छेद 214 में आपको राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, जबकि आपने अनुच्छेद 129 में पढ़ा था उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अगला देखिए, अब अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन यहाँ पर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 226 मैंने आपको बताया है कि उच्च न्यायालय, देखिए यहाँ पर ये आपको काट देना है, उच्चतम नहीं है, यहाँ पर उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति हैं। ठीक है, अनुच्छेद 231 दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होना। देखिए कई ऐसे आपने सुने होंगे कि दो राज्यों के एक उच्च न्यायालय होता है, वो अनुच्छेद 231 के माध्यम से होता है। ठीक है, अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों की नियुक्ति। अब देखिए 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, जो दिल्ली राज्य उसके संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना, जो संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली है उनके लिए उच्चतम न्यायालय होना। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 243 जहाँ पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। अब देखिए अगला अनुच्छेद दिया गया है कि अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन दिया गया है। पंचायतों के लिए निर्वाचन देखिए भाग 9 में पंचायतों से संबंधित बताया गया है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 आज से पंचायतों से संबंधित बताया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है अनुच्छेद 243 था बताया नगर पालिकाओं का गठन। ठीक, अनुच्छेद 243 या का बताया गया नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का जिला योजना के लिए एक समिति। अनुच्छेद 243 जहाँ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 देखिए, अनुच्छेद 249 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। देखिए राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित के संबंध में एक संसद को शक्ति दी गई है कि वह राज्य सूची के विषय में एक शक्ति बना सकती है। ठीक है, संसद को शक्ति बनाने की शक्ति है राज्य सूची के विषय में। अनुच्छेद 253 देखिए अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाया गया है। अनुच्छेद 265 दिया गया है अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए अनुच्छेद आपका यहाँ पर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 आपका अंतर्राज्यीय के संबंध में उपबंधी दिया। अनुच्छेद 266 दिया भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा सम्मति के बारे में बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पर बताया गया अनुच्छेद 266 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है। यहाँ पर अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है, जो भारत की संचित निधि होगी उसके बारे में बताया गया संचित निधि। जबकि अनुच्छेद में 267 बताया गया है आपको
अनुच्छेद 267 में बताया गया है कि आकस्मिकता निधि के बारे में, अनुच्छेद 266 में संचय निधि के बारे में। ये दोनों अनुच्छेद याद कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद दोनों, ये 266 और अनुच्छेद 267 रटे होने चाहिए। दो अनुच्छेद 266 में संचय निधि भारत की, अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में आया है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। अगला देखिए, अगला दिया गया है आपका अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 दिया गया, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्ति का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार क्या था? ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद आपको 19 में मिलता, लेकिन वहाँ से हटाकर 44वें संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के समय इसे हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को इसका नाम बदलकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया। यह संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, यह अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार बनकर रह गया है। अगला देखिए क्या है। देखिए अगला दिया है अनुच्छेद 312 दिया है, अखिल भारतीय सेवाओं का यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीएसआई 2017 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में। देखिए अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी होता है, वो यूपीएससी आपका इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया। यूपीएससी यानी संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन। अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है कि जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है। अनुच्छेद 330 कहता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आ रहे हैं, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। देखिए अनुच्छेद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में भारतीय संविधान के दिया गया। अब अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व भी होगा। अनुच्छेद 331 के माध्यम से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 332 कहता है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण या सीटों का आरक्षण। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 363 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये आपको 331 से समझ लेना है, ये 330 और 332 से समझ लेना है, ठीक है। अपोजिट एक दूसरे के हैं। कह रहा है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 है, ठीक है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये इन दोनों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन भी ये करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अनुच्छेद 340 दिया, अनुच्छेद 340 में कहा गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का भी गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा आयोग से संबंधित यानी कि भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 में देखिए संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में दिया गया राजभाषा आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 350 में दिया गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में सुविधाएं दी गई हैं। हिंदी में जो आपकी मातृभाषा है उसे आपको प्राथमिक स्तर पर आपको सुविधाएं दी गई हैं। आप देखिए अनुच्छेद आपका क्या दिया गया, अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद दिया गया 352। देखिए अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 352 के माध्यम से लगाया जाता है। सन 1975 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया था, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के माध्यम से लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के माध्यम से लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वित्तीय आपातकाल है, संसद को
देखिए यहाँ पर ये 360 में देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान ये है। वित्तीय आपातकाल यहाँ से लगाया जाता। अनुच्छेद 368 में संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति। आप देखिए लास्ट अनुच्छेद 368 देखिए दिया गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, वो भी अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया। अब देखिए दोस्तों, आपको इन सभी को अच्छे तरीके से रट लेना और यूपीएससी 9000 प्लस पदों में एक पद आपको हासिल करना ही करना है। अगली वीडियो आपको रीजनिंग की मिलेगी, आपको उसे भी देख लेना है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।